कि वक्फ कानून को लेकर भड़काएंगे, क्या तभी एक समुदाय का वोट पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तो एक एक करके सबसे पहले आपका तारुफ मैं मेहमानों से करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ सच्चिदानंद राय जी एमएलसी बीजेपी से जुड़ चुके हैं और नदीम अंसारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हैं, और इसके साथ संजय वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पटना से नीलकमल संवाददाता हमारे साथ लाइव रहेंगे। और सबसे पहले रुख हम कर लेते हैं सच्चिदानंद राय जी स्वागत के साथ में कि जिस तरीके की बयानबाजियां इन दिनों आरजेडी की ओर से की जा रही है, और अब हाल फिलहाल में वक्फ कानून को लेकर के उन्होंने ये कह दिया कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आ जाए तो इसे उखाड़ फेंकेंगे, इतना आसान है क्या? देखिए, ये आज की बात ही नहीं है। आप देखे होंगे वोट छोड़ गद्दी छोड़ करके जो दौड़ लगाए दोनों पार्टनर, और जिस तरह से युवाओं को भड़काने का प्रयास किया गया, बार बार ये जेन जी की बातें की जा रही हैं। अब ये वक्फ पे आ गए। इनको बस किसी भी तरह से चाहिए कि एक बार दंगा हो जाए ताकि वोटों का जो है वो ध्रुवीकरण हो जाए। इनको किसी तरह से झमेला करवाना, किसी तरह से सरकार को जो है बदनाम करना, और इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो जितना ये बिहार की जनता इनको नकार रही है, उतना ये और नए तरीके निकाल रहे हैं कि कैसे लोगों को उत्तेजित किया जाए। उसी का हिस्सा है। ठीक है, लॉटरी में आपके पास नदीम अंसारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए। नदीम जी, ऐसे बयानबाजियों से आपको लगता है कि वोट बैंक को साधा जाएगा, लेकिन आपको यह नहीं लगता कि बाकी दूसरे जो वर्ग के, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उन तक क्या मैसेज जाएगा? वोट बैंक सिर्फ साधने के लिए आप ये कर रहे हैं, एमवाई फैक्टर तो साध लेंगे, बाकी की जनता क्या आपके लिए जनता नहीं है? हेलो जी नदीम जी, आवाज आ रही? नदीम जी आपकी आवाज बिल्कुल मिल रही है। अगर मेरा सवाल आप तक पहुंचा है तो ठीक, नहीं तो मैं दोबारा सवाल दोहरा देती हूँ। सर सवाल जी सवाल यही है सर कि जिस तरीके की बयानबाजियां आपके महागठबंधन के दल आरजेडी की ओर से की गई, और ये कहा गया कि हम अगर सरकार में आ गए तो फिर वक्फ कानून को उखाड़ फेंकेंगे, इतना आसान मानते हैं? आप खुले तौर पर चुनौती केंद्र को दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं, और जनता क्या सिर्फ एक समुदाय से जुड़ी हुई है आप लोगों के लिए? बाकी की जनता आप लोगों के लिए मायने नहीं रखती, उनका वोट मायने नहीं रखता? बिल्कुल, बिहार की पूरी जनता मेरे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। आप जिन बयानों को लेकर के आज ये मुद्दा रखे हैं, आपको पता होगा कि इससे पहले भाजपा के तरफ से कई तरह के बयानबाजियां हुई हैं। उस पे मीडिया ने कभी कोई चर्चा की, कभी कोई बात की? सर तो एक दो बयानबाजी आप गिनवा दीजिए सर, एक काम कीजिए, सुनिए आप कह रहे हैं कि मीडिया अगर नहीं दिखाती तो आप एक दो बयानबाजियां पहले तो बता दीजिए, उसके बाद हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल गिनवा देंगे। आप बताइए कि जब अनुराग ठाकुर दिल्ली में कह रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारे, आगे मैं नहीं बोल सकता हूँ चूंकि मेरा संस्कार नहीं है, इसके ऊपर आपने कितना डिबेट किया था? कहाँ इसके ऊपर चर्चा हुई थी? सर टीवी देखा होता आपने, खबरें देखी होती आपने, तो आपको पता चलता कि डिबेट उन मुद्दों पर भी हुई है, बातचीत उन मुद्दों पर भी हुई है, खबर भी चली है। और आप अगर इस तरीके के सवाल कर रहे हैं सर, देश के गद्दारों को अगर गोली मारने की बात कह दी तो क्या गलत का है? देश के गद्दारों को आप अपने घर में जगह दे देंगे क्या? हम नहीं देते हैं, आप देश के गद्दारों को जगह देते हैं। अभी तालिबान को बुला के कौन उसके साथ बैठा था? तालिबान क्या है? तालिबान को क्यों आप बैठ के उसके साथ महिमा मंडन कर रहे हैं? सुनिए, वो मामला डिफेंस सेक्टर का है, वो उस मामले में ना आपको बोलने का हक है ना हमारा हक है। डिफेंस इस बात को बाकायदा समझती है इंडियन आर्मी को क्या कदम उठाना है। सर आप बिहार चुनाव पे रहिए, मुद्दा आज का बिहार चुनाव है। ठीक है, आप मुद्दे पे ही आइए ना। आते हैं, वक्फ बिल का जो मुद्दा है वो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन वक्फ बोर्ड बिल पर जो अपना इंटरिम आदेश जो दिया है वो कुछ बिंदुओं पर रोक लगाया, और आगे की सुनवाई अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसके ऊपर हम बिल्कुल पहले भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं, आज भी मानेंगे और कल भी मानेंगे। ठीक है, इसलिए आप इसको किसी एक समुदाय से जोड़ करके नहीं देख सकते। रहा सवाल क्या, बताइए। हम देख रहे हैं, आपके महागठबंधन के दल देख रहे हैं सर। हम नहीं देख रहे हैं। कैसे नहीं देख रहे? वही तो हम भी आपसे जानना चाह रहे हैं।
आप कह रहे हैं एक तरफा बात कह के और उसके बाद से कह देते कि हम नहीं देख रहे मामला सुप्रीम कोर्ट में। सर मामला सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के पहले जब अगर कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं आता, आप कैसे मन से खड़े होकर के ये स्टेटमेंट दे देते हैं? आपके दल के लोग ये कह देते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दे देंगे, कूड़ेदान में डालने की बात कह रहे हैं। ये किसी ने नहीं कहा केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट। जब सर चुनौती तो है ना सर, बोले ना बोले सुनिए सर। अरे सुनिए मेरी बात तो सुनिए। जब केंद्र सरकार ये बिल लाई थी, डे 1 से पूरा विपक्ष इस बिल के खिलाफ था। इस बिल में जो जो अमेंडमेंट किए जा रहे थे वो संवैधानिक तरीके से गलत था। आर्टिकल 26 का उसमें वायलेशन हो रहा था। जब कांग्रेस ने इसी संवैधानिक इन्हीं संवैधानिक गाइडलाइंस का या कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए जब बदलाव किए थे तब तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन था, लेकिन आज का जो बदलाव हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो गया है। होते हैं बदलाव, हमेशा दो तरीके के होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। अगर सकारात्मक कहीं कोई बदलाव होगा तो उसका वेलकम किया जाएगा, उसका स्वागत होगा, उसको हम मानेंगे। लेकिन जब भी ये आप तय नहीं करेंगे ना सर, उसको हम नहीं मानेंगे सर। ये आप तय नहीं करेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन जब हक देता है बदलाव करने का तो बदलाव हो रहा है। हम कहाँ तय कर रहे हैं? ठीक है, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ठीक है, हम कहाँ तय कर रहे हैं? ठीक है सर, आ रही हूं मैं आपके पास। एक बार मैं नीलकमल का भी रुख करना चाहूंगी, पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। नीलकमल, ये जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति धीरे धीरे ओछी स्तर पर क्यों चली जा रही है? क्योंकि जब इस तरीके की बयानबाजियां सामने आती है तो लाजमी है कि इस पर सवाल खड़े होंगे और सियासत गरमाएगी। आप ऐसे बेतुके बयान देते और इनके दल के लोग ये कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को अंतिम फैसला लेने दीजिए, लेकिन आप ही के दल के लोग ऐसे ये कह देते हैं, महागठबंधन के दल के लोग ये कह देते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो हम वक्फ कानून को उखाड़ फेंकेंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे। तो नीलकमल ये समझना चाहेंगे कि राजनीति का स्तर सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रह गया है या थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करके भी राजनीति की जाएगी? नहीं, देखिए, ये वक्फ बोर्ड का मामला इसलिए आया है क्योंकि मामला वहां से खराब हुआ था जब महागठबंधन की ज्वाइंट पीसी हुई थी और उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा अशोक गहलोत ने, कांग्रेस के जो लीडर हैं और बिहार के चुनाव प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने उनको चेहरा बताया था तेजस्वी यादव को सीएम का, और इसके अलावा मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा उन्होंने बताया था महागठबंधन की तरफ से ये होंगे। उसके बाद ये सब घोषणा तो कर दी गई, ऐलान कर दिया गया। उसके बाद ये सवाल उठा कि आखिरकार मुसलमान को डिप्टी सीएम का चेहरा क्यों नहीं दिया गया, जिसकी आबादी करीब 18.25% है बिहार में, और सबसे ज्यादा कांग्रेस और आरजेडी को वो वोट करती है, अपना मतदान उन्हीं के फेवर में करती है। तो मुसलमान को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया गया, जिसकी 3.25% आबादी है, जो मुकेश सहनी है मल्ला जाति की, उसे तो डिप्टी सीएम घोषित कर दिया, लेकिन जिसकी 18% है उसे पूछा ही नहीं, और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। इस बात पर भी अमल नहीं किया महागठबंधन, जो लगातार बोलते रहते थे, तो इस पर भी अमल नहीं हुआ। उस हिसाब से आप देखिएगा तो महागठबंधन में सीटें उतनी नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी। मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था इस विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पे, वो भी नहीं मिला। इससे क्या हुआ कि पूरे मुसलमान जो कौम है उसमें एक आक्रोश फैला। जो आरजेडी के वोटर या सपोर्टर रहे हैं वो इंटैक्ट वोटर माने जाते हैं मुस्लिम समुदाय के, एमवाई समीकरण वही है, और कांग्रेस के वोटर जो मुस्लिम समुदाय के हैं उनमें एक रोष आया था। और उसके बाद देखिए आरजेडी के ही अब्दुल बारी सिद्दीकी, सीनियर मोस्ट जो मुस्लिम चेहरा है आरजेडी के सबसे बड़े, जो लालू प्रसाद यादव के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था उन्होंने, उनको तकलीफ हुई। वो चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं। उनको इस बात का दिक्कत है कि जिसकी इतनी संख्या है उनसे डिप्टी सीएम क्यों नहीं घोषित किया गया, ना ही उन्हें चुनाव लड़ने को कहा गया, ना ही उन्हें कैंपेन में जाने को। तो मुसलमानों में एक आक्रोश है, मुसलमान थोड़े से नाराज दिख रहे हैं इस बार कांग्रेस और आरजेडी से। तो ये मूव जो है, मुसलमानों का वोट जो है वो मूव कर सकता है AIMIM की तरफ, इसलिए उस मुसलमान वोट को बचाने के लिए यह कवायद की गई है। चूंकि तेजस्वी यादव, आप देखिएगा जिस हेलीकॉप्टर का शॉट उन्होंने लगाया था फोटो अपने एक्स पे, तो उसमें वो भी थे, कारी शोहेब भी बैठे हुए थे हेलीकॉप्टर में टोपी लगा करके, और वही वहां पर खगड़िया में इस तरह का बयान दिए थे। यानी ये एक सोची समझी प्रक्रिया थी, और इसे हवा दे करके सीमांचल के इलाके में यह कहना कि हम वक्फ बोर्ड के बिल को फाड़ देंगे, जो संभव नहीं है। वो भी जानते हैं, तेजस्वी यादव भी जानते हैं अच्छी तरह से कि उनके हाथ में नहीं है। बावजूद इसके ये करके मुसलमानों के सेंटीमेंट को छेड़ करके फिर से अपने फेवर में लाने की पूरी कवायद है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ, बने रहिए हमारे साथ।
प्रियदर्शी रंजन राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियदर्शी जी, अब सवाल यही होता है कि वक्फ का मुद्दा उठा करके एम-वाई फैक्टर को साधने का प्रयास है। इसमें से भी वाई को तो अभी फिलहाल हम साइड ही रखते हैं, एम फैक्टर को आप साधना चाहते हैं, लेकिन उस एम फैक्टर को आप इस झूठे दिलासे के तहत में कब तक जोड़े रख पाएंगे? एक तरफ नाराजगी दूर करने का प्रयास तो आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ऐसे स्टेटमेंट पप्पू यादव के मुंह से सुनते हैं कि कांग्रेस तो सिर्फ अल्पसंख्यकों का और दलितों के हित का सोचती है और कोई पार्टी नहीं सोचती है। अल्पसंख्यक और दलित समुदाय से भी एक एक डिप्टी सीएम का हम नाम तय करेंगे। जब ऐसी बयानबाजियां सामने आती है तो बाकी की आम जनता का क्या होता है? ऐसी राजनीति कब तक किसी पार्टी का साथ दे पाएगी? नहीं, एक मशहूर शायरी है कि काफिले से अलग मत होइए, रहजनों के गुजर जाने के बाद अभी रहबरों का आना बाकी है। तो मुस्लिम राजनीति उसी मोड़ पर खड़ा है। इनकी लड़ाई सीधे तौर पर दिखता है कि एनडीए गठबंधन से है, वक्फ के खिलाफ है, लेकिन जो इनके रहजन हैं, जो इनकी रहनुमाई का दावा पेश करते हैं, उन्होंने इनके साथ क्या सिला किया, इसका भी तो हिसाब किताब होना चाहिए। मैं मानता हूं कि महागठबंधन के भीतर जो नीलकमल जी कह रहे थे कि एक मुसलमानों में मर्मरिंग है कि क्यों नहीं डिप्टी सीएम बनाया गया, वो सवाल आरजेडी से भी पूछ रहे हैं और उससे भी ज्यादा सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा है। कांग्रेस से इसलिए कि आज की तारीख में बिहार की राजनीति में मुसलमानों की रहनुमाई का ज्यादा बड़ा दावा पेश कर रही है कांग्रेस, देश स्तर पर भी, देश स्तर पर भी। तो कांग्रेस से भी ये पूछा जाएगा निश्चित तौर पर कि आपने मांग क्यों नहीं उठाई? जब आप तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा होने पर सहमत हो गए, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे इसके लिए सहमत हो गए, तो किसी मुसलमान, कोई और मुसलमान भी उप मुख्यमंत्री हो, इसके लिए घोषणा क्यों नहीं करवा पाए कांग्रेस के लोग? ये कांग्रेस पर सवाल खड़ा होता है। और मैं उप मुख्यमंत्री पर कुछ बात कहना चाहता हूँ। देखिए, उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, नाम नहीं है ये, मतलब किसी मंत्री को आप उप मुख्यमंत्री कहते हैं, थोड़ा सीनियरिटी। इस संविधान में मंत्री का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, विधायक का, विधान परिषद का, राज्यसभा का ऐसा जिक्र है, लेकिन उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री जैसा कोई शब्द नहीं है संविधान में। तो इस लिहाज से ये चूंकि एक राजनीतिक झुनझुना है या फिर एक हिरार्की सेट करने की कोशिश है, तो अगर आप इसको राजनीतिक झुनझुना मानिए तब भी इनको नहीं मिला, मुसलमानों को, अकलियतों को नहीं मिला, और अगर आप इसको हिरार्की सेट करने का मामला मानते हैं तब भी ये पता चल गया कि महागठबंधन के भीतर आरजेडी परिवार के बाद जो हिरार्की है वो मुकेश सहनी के पास है, जो दिख रहा। जी ठीक है प्रियदर्शी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन इस बीच पहले दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। इस बीच ये बड़ी खबर जान लीजिए कि वक्फ कानून पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर वक्फ कानून खत्म करेंगे, ये राशिद अल्वी कह रहे हैं। जितने भी मुस्लिम विरोधी कानून होंगे सब खत्म करेंगे। मुस्लिमों की जमीन पर कब्जा करने की साजिश है, राशिद अल्वी की ओर से कहा गया। और राशिद अल्वी जाना माना चेहरा कांग्रेस का। आप सोचिए कि जब इस तरीके की बयानबाजियां दी जाती हैं तो कैसा संदेश जारी किया जा रहा है? बीजेपी की सरकार, ये सही है कि वक्फ कानून पार्लियामेंट ने पास किया, लेकिन ये कानून मुसलमानों की दुश्मनी में पास हुआ है। ये कानून इसलिए नहीं है कि ज़मीनों की हिफाजत की जाए, मस्जिदों की हिफाजत की जाए। ये कानून इसलिए है कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों की ज़मीनों पे कब्जा करे जो वक्फ है, मस्जिदों पे सवालिया निशान लगाए और जो मकाबिर हैं, कब्रें हैं, उनको तोड़ने का काम करे। ये मुसलमानों की दुश्मनी का एक बड़ा सबूत है। चूँकि बीजेपी के पास पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत है, इसलिए वो अपनी मनमानी करते हैं। 2029 में अगर हम लोगों की सरकार बनती है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया सरकार बनाता है, तो सबसे पहला हमारा कदम होगा कि न सिर्फ ये कि हम इस कानून को ख़त्म करेंगे, वक्फ के कानून को, बल्कि ऐसे जितने भी कानून सरकार बना रही है और आइंदा 2-3 साल में बनाएगी जो मुसलमानों की दुश्मनी पे आमादा हैं, उन सबको ख़त्म करेंगे। और एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। और संजय वर्मा जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने भी बिहार की राजनीति को देखा है, परखा है, समझा है, लेकिन
आज के वक्त की जो राजनीति हम देख रहे हैं और जब ऐसी बयानबाजियां कर दी जाए, एक तरफ तो आप खुले मन से कई बार ये कहते हुए सुने जाते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल खड़े करते हुए सुने जाते हैं कि बीजेपी या इंडिया का दल ऐसा है जो कि भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लागू करके रूल करना चाहती है। तो बाकी इस वक्त बिहार में जो बयानबाजी की गई है या कांग्रेस के नेता हो, आरजेडी के नेता हो, तो सर क्या ये डिवाइड एंड रूल नहीं है? आप कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बयानों पर तो बहुत गौर करती हैं जी, लेकिन भाजपा और एनडीए के अंदर के दलों के द्वारा जो बयानबाजियां होती है, उन बयानबाजियों को कभी बहस का हिस्सा नहीं बनाती हैं। बिहार के एक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उन्होंने टेक्सटाइल मिनिस्टर रहते हुए क्या किया आज बिहार को पता नहीं है। जब उनसे चर्चा की जाती है कि हाँ टेक्सटाइल है, वो कहते हैं सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए। के पहले वो डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया, और जब भी वो बिहार आते हैं बात करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, और अब तो हद हो गई है कि वो मुसलमानों को नमक हराम बता रहे हैं खुलेआम, और घुसपैठिया के नाम पर उनको धमका रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मोदी द्वारा जो अनाज दिया जाता है वो लेना बंद करो, मोदी द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही है उस पे चलना बंद करो। तो हमारा सवाल ये है कि मोदी जी क्या अपने निजी कोष से इस देश के लोगों को अनाज दे रहे हैं? क्या यहाँ जो कुछ भी काम हो रहा है, बिजली का, पानी का, सड़क का, वो मोदी जी अपने निजी कोष से डेवलपमेंट कर रहे हैं? आज ऐसे सवाल को उठाकर बिहार के अंदर कौन सा वातावरण पैदा किया जा रहा है, कभी आपने उस पर गौर नहीं किया। अब आप वक्फ के सवाल पर कर रही हैं, तो वक्फ के सवाल पर जो कर रही हैं, तो वक्फ का विरोध आज बिहार में चुनाव के दौरान नहीं हो रहा है। वक्फ का विरोध पार्लियामेंट से लेके सड़क से लेके सदन तक हुआ है, और उसके अंदर जो कुछ भी एनडीए ने जो कुछ भी किया है, उसमें जो सुधार की बात जो कही जा रही थी, वो आज भी कोर्ट के अंदर है और वो कोर्ट के विचाराधीन है। आप कह रहे हैं कि कोर्ट का अवमानना हो रहा है, कोर्ट का सम्मान ये लोग नहीं कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने जब कहा था कि ये जो है चीफ जस्टिस इस देश में गृह युद्ध फैलाने के जिम्मेवार होंगे, तब तो कोर्ट का बहुत बड़ा सम्मान हुआ था। जब गवाई साहब पर जूते फेंके गए दलित जज के पास, तब तो कोर्ट का बहुत सम्मान हो रहा था, जज का बहुत सम्मान हो रहा था। पार्लियामेंट में उनके एक एमपी विधूड़ी ने मुसलमानों को खुलेआम गालियां दी थी, तब तो जो है पार्लियामेंट का इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ गया होता। तो आप जिस ओर चिंता कर रही हैं, वो चिंता आपकी वाजिब है। आप अपनी ओर से क्यों नहीं चिंता करती हैं? मैं पलट कर पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला सबसे बड़ा समुदाय है वैश्य समाज, जिसकी आबादी तकरीबन 22% है। वो भाजपा में मुसलमान की हालत बना हुआ है उसका। सवर्णों की आबादी कितनी है, भूमियारों की आबादी कितनी है, राजपूतों की आबादी कितनी है, और ब्राह्मणों की आबादी कितनी है, और उनको जो है 35 सीटें दी जाती है, और वैश्यों के बीच 15 सीटें दी जाती है। क्यों दी जाती है? आप उसको मुसलमान समझ रहे हैं क्या? वैश्यों का आप मुसलमान समझ रहे हैं? वैश्य आपकी जूती उठाने वाला जात है। तो जो गठबंधन जिस तरह से मुसलमानों के साथ सलूक कर रहा है 18% होने के बाद, मैं भी मानता हूं उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन भाजपा जो है वैश्यों के साथ क्या कर रही है? ये वैश्य समाज का 25% वोट और उनको 15 सीटें, और राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण
उनके बीच 35 सीटें। आखिर ऐसा दोयम दर्जा वैश्य समाज के साथ क्यों किया जा रहा है? भाजपा इस बात को रखे, उसने क्यों वैश्यों सर को बीजेपी के मुसलमानों एमएलसी भी से हमारे मुस्लिम साथ जुड़े हुए हैं, स्थिति में उनसे भी हम फंसा कर सवाल रख दिया। आपने जो सवाल उठाए उनसे ही हम पूछ लेंगे, लेकिन आपने जो बातें कही सर, कैंडिडेट को जिताएंगे, ऐसे कैसे चलेगा? सर आपने जो अब तक बातें कही हैं बड़े पेशेंस के साथ मैंने सुना, लेकिन जिस तरीके की आप बात कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में, शुरू में ही सर हमने भी यही बात कही थी। जब नदीम अंसारी जी अपनी बात रख रहे थे तब हमने भी यही कहा था कि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के अंतिम स्टेटमेंट का इंतजार किया जाना चाहिए। मन से इस तरीके के बयान दे करके, और अगर सिर्फ वोट बैंक साधने की राजनीति है तो ये गलत है। और आपने ये भी सवाल उठाया कि जब बीजेपी किसी तरीके की बयानबाजियां देती है, सर एक मिनट, बड़े नम्र भाव के साथ मैं सुना, मैंने आपको पूरा सम्मान दिया, पूरे पेशेंस के साथ आपकी आवाज को सुना मैंने। सर आप इस तरीके से चिल्ला के मेरी आवाज नहीं दबा सकते हैं। अरे सच बोला जा रहा है, सच को सुनिए। अपना एजेंडा थोपने का सुनिए प्रयास मत करें। सर, ये आरोप तो आप लगाइएगा मत, आप पेशे से पत्रकार हैं, उस पत्रकारिता का मैं सम्मान रख रही हूँ और आप भी उस तरीके से सर आप सम्मान रखिए। आप भी अपना सम्मान रखिए महोदया। सर मैं अपने ही सम्मान की बात करी और अपने सम्मान के लिए मैं आवाज उठा रही हूँ। मैंने आपको पूरा सम्मान दिया, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मैंने बहुत विनम्र भाव से सुना। सर हर सवाल का जवाब था मेरे पास, मैंने आपकी बात नहीं काटी, मैंने आपकी बात नहीं काटी। और मैंने आपका कहा भी कि आपने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों को लेकर मैं बीजेपी के एमएलसी इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ, मैं उनसे भी पूछूंगी सर। और इससे पहले भी मैंने कई डिबेट्स किए हैं, बीजेपी से भी सीधा सवाल करती आई हूं मैं, अगर आपने मेरे पुराने कोई डिबेट्स देखे होंगे। अच्छा हो गया, आप डिबेट पे आ जाइए। नदीम जी आप ही के पास आ रही हूँ। आप लोग ये कह रहे हैं कि हम किसी को भड़का नहीं रहे, उकसा नहीं रहे, हम इस तरीके की बयानबाजियां नहीं करते हैं, या अगर ये डिवाइड एंड रूल नहीं है तो क्या है, मुझे एक स्पष्ट भाषा में समझा दीजिए, आप आसान सी भाषा में जानना चाहूंगी। का तो मौका दीजिए मुझे, इतना बड़ा भाषण। ठीक है, चलिए ठीक है नदीम जी, ठीक है, एक मिनट। सचिदानंद जी पहले तो कुछ कहना चाहते हैं आप, सर आप कह दीजिए। मैं दो बातें कहूंगा, बाकी नदीम जी भी बोलेंगे जी। पहली बात तो बड़ा लंबा भाषण मैंने वर्मा जी का सुना, लग रहा था चुनावी सभा में भाषण दे रहे हो। 22% 25% वैश्य गिना दिए, तो क्या वैश्यों में जायसवाल नहीं आते हैं? डॉक्टर दिलीप जायसवाल क्या वैश्य नहीं हो जो हमारे अध्यक्ष है? इसके पहले आप सुनिए, सुनने का समझ रखिए। 25% वोट कितनी सीटें आप देते हैं? आपकी जितनी अपनी आबादी कितनी है? 2% आबादी, 2% आबादी अब 20 कहते हैं। सुनिए, सुनने का समझ रखिए। अभी दिलीप जायसवाल, डॉक्टर दिलीप जायसवाल अध्यक्ष है। जायसवाल ये सब मत बताइए ना, वैसे तो गिरिराज सिंह भी है। संजय जी आपने जब कहा तो किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया है, सर सुन लीजिए। सर आपने सवाल उठाए तो जवाब तो सुन लीजिए। प्रयास मत करें, क्या आकर बकर बोलने चले आते हैं यहाँ पर। सुनिए सुनिए, पहले चुप रहिए, आप चुप रहिए। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। मुझको बताइए क्या बकर कर रहे हैं, मतलब का। अरे वो बिहारों की आबादी कितनी है मुझको बताइए ना। सुनिए ना, आपसे बात करने सुरभि जी ये डिबेट आप किस चुप मुद्दे रहिए, पर है? मुझे उनसे बात करने दीजिए, मुझे सुरभि से बात करने दीजिए। देखिए पहली बात, सुरभि जी, सुशील मोदी लंबे समय तक। सुशील मोदी आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो नित्यानंद राय। संजय जी जब आप सवाल उठा देते तो कम से कम जवाब सुनने का मादा तो रखिए। संजय जी देखिए, कहीं से आप ये कह रहे हैं कि आपके सवालों का जवाब मिलना चाहिए, तो जवाब दे रहे तो सुन तो लीजिए सर, थोड़ा पेशेंस के साथ सुन तो लीजिए कि वो बात कह क्या रहे हैं। सुशील मोदी जी किस कौम से आते थे जिन्होंने इतने दिनों तक पार्टी को चलाया? अभी डॉक्टर दिलीप जायसवाल, इसके पहले डॉक्टर संजय जायसवाल, इन लोगों ने टिकट बांटा है। आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं जिन लोगों ने पोजीशन देखकर बांटा है। सर उनका ये कहना है, सचिदानंद जी, सर संजय जी ने ये सवाल भी उठाया कि गिरिराज सिंह तो ऐसे बयान दे जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो इस मामले को लेकर के कोई बगावत नहीं होती है, पार्लियामेंट में भी उनके खिलाफ अनर्गल बातें बोली जाती है, तब कोई विवाद का मुद्दा नहीं बनता है। सर संजय जी एक मिनट, सर संजय जी एक मिनट। संजय जी ऐसे डिबेट में नहीं करवा पाऊंगी, ऐसे डिबेट नहीं करवा पाऊंगी सर। ये क्या डिबेट भाई?
तो पहली बात है, बहस वाली बात जो भाषण दे रहे थे उसको मैंने काट दिया मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, आपको वस्तुस्थिति बता रहा हूँ। ठीक है, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 मिनट के लिए अगर संजय जी का ऑडियो डाउन हो सकता है तो कृपया करके उनकी ऑडियो डाउन कीजिए। सचिदानंद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं उसके बाद मैं नदीम जी का रुख करूंगी। तो ये बात तो ये दूसरी बात जो असली मुद्दा था उससे हटाकर कहाँ लेकर चले गए। आज बात हो रही है, शांत रहो। असली मुद्दा से हटा के लेके चले गए लोग कहाँ। असली मुद्दा है कि आपका मुसलमान, आप पार्लियामेंट से पास किया मुसलमान कानून। समझ रहे हैं। असली मुद्दा आपका क्या सचिदानंद जी, क्योंकि संजय जी के साथ में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि खुद तो उन्होंने एक तरफा पत्रकारिता कर ली है, अब दूसरे पत्रकारों के ऊपर वो आरोप उठा रहे हैं सिर्फ। बस इनके साथ दिक्कत यही है, ये सुनना नहीं चाह रहे, इन्होंने अपने सवाल दाग दिए, बस इन्हें और कोई मतलब नहीं है। ये बेतुके बात करेंगे तो मैं क्या चुप रहूंगा? अरे यार, आप कौन सा बढ़िया बात कर रहे हैं भाई साहब, चैन तो रहो ना यार, सुन तो लो कम से कम। इनका भाषा बदल गया, संस्कार वाली पार्टी है, चुप रहो यार। बताइए इनका सर, तो थोड़े संस्कार आप ही दिखा दीजिए। आप संस्कार की बात कह रहे हैं, थोड़ा तो शांति से आप सुन लीजिए। अलग चरित्र वाले पार्टी, सुन बैठ जाओ यार, सुन लो यार। अब ये देख लीजिए माननीय का हालत क्या है, इनका क्या चरित्र है। ठीक है सचिदानंद जी, संजय जी, अब मैं आप दोनों लोगों के पास नहीं आ रही हूँ। प्रियदर्शन जी, इतने लंबे समय से आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वैसे भी ऐसे आदमी से डिबेट करना पसंद नहीं करता, अब बात करवा लीजिए लोगों से, मैं वैसे भी आऊंगा। सचिदानंद जी, आप कृपया बने रहिए सर, आप कृपया बने रहिए। रोका जाए, सत्यानंद जी को रोका जाए, क्योंकि उनकी बात, इनकी बात रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से है, इनको अपनी बात कहने देनी चाहिए, बीच में संजय जी ये बात ही तो नहीं रखने दे रहे। बिल्कुल नहीं, संजय जी ने अपनी बात रख ली, उनको सबने पेशेंस के साथ सुना, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल 1% का पेशेंस नहीं है कि वो किसी का जवाब सच्चिदानंद राय जी को बात रखने देनी चाहिए। क्यों नहीं भाई, आप इस तरीके से डिबेट होता है क्या? एकदम सुनने के लिए तैयार हूं मैं। तो सर सुनिए ना, बोलने तो दीजिए, आप बीच में बात काट रहे हैं सर। मैडम 2 मिनट बोलिए, 30 सेकंड चाहिए, बोले 2 मिनट की बात। ठीक है सचिदानंद जी, अपनी बात रखिए। पहली बात तो वैश्य समाज को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया हमारी पार्टी में, वही पार्टी चला रहे हैं, इसलिए वो बात गलत है। दूसरी बात, असली मुद्दा है कि क्या पार्लियामेंट से पास किया हुआ कानून इस तरह से एक 9वीं फेल आदमी खड़ा होकर बोलेगा कि मैं फाड़ के फेंक दूंगा। अरे तो चौथी फेल से फिर चौथी फेल, 9वीं फेल, आप अपनी बात कीजिए ना। ये 9वीं फेल कहां से बीच में आ गया? हो गया ना, फेल बीच में आ जाएगा। हो गया ना, मैं कह रहा हूँ 9वीं हो 7वीं फेल हो, कोई फाड़ कर फेंक नहीं सकता। ये देश का कानून है, पार्लियामेंट से पास हुआ है। आपने खूब विरोध किया था, फिर भी पास होने से रोक नहीं पाए थे, क्योंकि जनता ने आपको इतनी शक्ति नहीं दी। चलिए ठीक है, अब आप दोनों ही मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं आप लोग के पास डिबेट पे लौट रही हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं। तो तेजस्वी के बयान पर इस वक्त भड़क उठे जीतन राम मांझी भी वक्फ कानून को लेकर के गुमराह कर रहे हैं आरजेडी के नेता। ये जीतन राम मांझी की ओर से कहा गया है, हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी की ओर से ये कहा गया है कि महिला आरक्षण बिल भी फाड़ा था क्या। और साथ ही देखिए, मांझी ये सवाल भी पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की ये अनर्गल बातें कही जा रही है, सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का प्रयास है। बिहार की जनता सब समझ रही है। जीतन राम मांझी की ओर से ये बातें कही गई जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, क्योंकि देखिए 14 नवंबर को इन लोगों को जवाब मिलेगा। जीतन राम मांझी 14 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 14 नवंबर को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम आपको पहले वो बयान सुनवाते हैं। समस्या बिहार, ये लोग महिलाओं का बिल भी आया था तो पार्लियामेंट में फाड़ा था ये लोग, तो महिला बिल पास नहीं हुआ क्या? 3 तलाक के मामला में भी लोग कह रहा था क्या ऐसा होगा? 3 तलाक आज नहीं लग रहा है क्या? 370 जो कश्मीर में बात थी उसके बारे में भी लोग हाई तोबा मचा रहा था, तो वो नहीं हुआ का? SIR के बारे में ये लोग पद यात्रा किए तो आज SIR नहीं हो रहा का? समझे हिंदुस्तान में SIR होने जा रहा है। तो उसी प्रकार से ये बात जो कर रहे हैं, ये इसका कोई मतलब नहीं है, कोई बातें नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मेरे समझ से बिहार की जनता कॉन्शियस है, इनकी सब बात को समझती है और देखिएगा 14 तारीख को इन लोग एकदम से आउट हो जाएंगे ये लोग। तो फिलहाल आपने इस बयान को भी तो सुन लिया, लेकिन एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। और अब नदीम जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बात रखने का। पहले मैं आपकी बात सुनना